नमस्कार और स्वागत है। जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद नक्शे, देश, उनकी राजधानियां, यही सब है ना। लेकिन आज हम इन सब से कहीं आगे जाने वाले हैं। आज हम पृथ्वी को एक जीवित, सांस लेते हुए ग्रह की तरह समझेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे जमीन, पानी, हवा और जीवन, ये चारों चीजें मिलकर उस दुनिया को बनाती हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं। तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या होगा? हम पृथ्वी के 4 सिस्टम्स को समझेंगे। पहला, भूमंडल यानी कि हमारी ठोस जमीन। दूसरा, जलमंडल यानी पानी की पूरी दुनिया। तीसरा, वायुमंडल, हवा का वो घेरा जो हमें बचाता है। और चौथा, जीवमंडल, जिसमें हम सब शामिल हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा ग्रह सिर्फ चट्टान का एक बेजान गोला नहीं है। ये 4 बड़ी बड़ी प्रणालियों का एक मिला-जुला सिस्टम है जो लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। वो ठोस जमीन जिस पर हम खड़े हैं, वो विशाल महासागर, वो हवा जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं, और इस धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी। जब ये चारों मिलकर काम करते हैं तभी हमारा ग्रह सही मायनों में जीवित कहलाता है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भूमंडल की। चलिए जरा अपने पैरों के नीचे की जमीन की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे इस प्लैनेट का इंजन चलता कैसे है। हमारे ग्रह के अंदरूनी बनावट को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक तरबूज का। जी हाँ, एक तरबूज। जैसे एक तरबूज की अलग अलग परतें होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी हैं। तो जैसे तरबूज में एक हरा छिलका होता है, फिर लाल गूदा और फिर बीच में बीज, वैसे ही पृथ्वी की भी 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे बाहर की पतली परत है क्रस्ट, बीच का जो बड़ा हिस्सा है वो है मेंटल, और एकदम सेंटर में है कोर। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इन परतों के अपने अपने निकनेम भी हैं जो बताते हैं कि ये बनी किस चीज से हैं। जैसे क्रस्ट को कहते हैं सियाल, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल को कहते हैं सीमा, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो कोर है वो है निफे, यानी निकिल और आयरन। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो ग्रेविटी ने सबसे भारी चीजों को, जैसे लोहा और निकिल, खींचकर एकदम सेंटर में जमा कर दिया। तो ये जो क्रस्ट है ना, ये जमीन स्थिर नहीं है। ये पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स मेंटल की गर्मी पर लगातार तैर रही हैं, मूव कर रही हैं। और जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो नतीजे जबरदस्त होते हैं। भूकंप आते हैं, और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय इसी टकराव का नतीजा है। चलिए अब जमीन से निकलकर पानी की दुनिया में चलते हैं, यानी जलमंडल में। पानी हमारे ग्रह की सतह का 70% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है, और हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो महासागर हैं वो शांत नहीं हैं, उनमें विशाल नदियों की तरह धाराएं बहती हैं जिन्हें ओशन करंट्स कहते हैं। इनको समझने का एक सीधा सा नियम है। ये हमारे प्लैनेट का हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है। इक्वेटर से गर्म पानी पोल्स की तरफ जाता है उन्हें गर्म रखने के लिए, और पोल्स से ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है उसे ठंडा रखने के लिए। एक परफेक्ट बैलेंस। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। ये एक गर्म पानी की धारा है जो अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप तक गर्मी पहुंचाती है। इसी की वजह से लंदन और पेरिस जैसे शहर कनाडा के बर्फीले इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म रहते हैं, जबकि ये सब लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं। है ना कमाल की बात? और जहां ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं ना, वहां जादू होता है। इस मिलाप की वजह से समंदर की गहराई से पोषक तत्व सतह पर आ जाते हैं, जिससे प्लैंकटन नाम के छोटे छोटे जीवों की बाढ़ आ जाती है। ये प्लैंकटन ही समुद्री फूड चेन का बेस है, और यही वजह है कि जापान और न्यूफाउंडलैंड के पास के इलाके दुनिया के सबसे बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड्स में गिने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं वायुमंडल की। हवा की वो अदृश्य ढाल जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाती है और हमारे मौसम को तय करती है। जब हम हवा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ख्याल आता है। लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। असल में हवा का सबसे बड़ा हिस्सा 78% नाइट्रोजन है, और ये बैलेंस बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हवा में इससे ज्यादा ऑक्सीजन होती तो छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आसानी से भयानक आग में बदल जाती। ये एक ऐसा फैक्ट है जो दिखाता है कि ये सारे सिस्टम्स आपस में कितने जुड़े हुए हैं। जब कोई ज्वालामुखी, जो कि भूमंडल का हिस्सा है, फटता है तो वो भारी मात्रा में गैसें छोड़ता है। और जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है?
वाटर वेपर यानी पानी की भाप जो सीधे वायुमंडल में पहुंच जाती है। और यहाँ एक और अद्भुत उदाहरण है कि कैसे जमीन, समंदर और हवा मिलकर एक असाधारण घटना को अंजाम देते हैं। सोचिए, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से गर्म हवा उठती है। ये हवा अपने साथ लाल रेत उठा लेती है। फिर ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है और वहां से नमी सोख लेती है। और जब ये हवा इटली पहुंचकर बरसती है तो पानी के साथ साथ वो लाल रेत भी नीचे गिरती है। इसी को ब्लड रेन या खून की बारिश कहते हैं। तो चलिए अब इन सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब मिलकर जीवन के लिए कैसी परिस्थितियां बनाते हैं और हम इंसान कैसे इन सिस्टम्स को एक नया आकार दे रहे हैं। तो जीव मंडल यानी जीवन की दुनिया कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये असल में बाकी तीनों मंडलों के इंटरैक्शन का नतीजा है। सोचिए इसके बारे में। वायुमंडल के पैटर्न के बिना कोई रेगिस्तान नहीं होता। सही बारिश और मिट्टी के बिना घास के मैदान नहीं उगते और समुद्री धाराओं के बिना वो बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड्स नहीं बनते जिनके बारे में हमने बात की थी। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत शक्तिशाली किरदार आ गया है, इंसान। हजारों सालों तक हम प्रकृति के इन सिस्टम्स के हिसाब से जीते आए, लेकिन अब हम खुद एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो इन सिस्टम्स को बदल रही है। हम नदियों का रास्ता मोड़ रहे हैं और समंदरों के बीच नए रास्ते बना रहे हैं। इसके कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। मिस्र का अस्वान हाई डैम नील नदी के बहाव को कंट्रोल करता है, बाढ़ रोकता है और बिजली बनाता है। स्वेज और पनामा नहरों ने तो महाद्वीपों को ही काट दिया है, जिससे समुद्री सफर हफ्तों छोटा हो गया है और ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। तो हम इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और जैसे जैसे इन सिस्टम्स को बदलने की हमारी ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यह है, हम इस ताकत का इस्तेमाल समझदारी से कैसे करते हैं।